हाँ जी, क्लास 11। तो आज हम देखने वाले हैं सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मेट है, जितनी भी जनरल एंट्री क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हमारा चैप्टर शुरू हुआ था जब हमने टर्म वन शुरू किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन से याद आया कुछ? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पहली चीज जो आपको सारी एंट्री याद करनी चाहिए, तो पहले बात तो फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या था फॉर्मेट? एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। याद आया कुछ? तो सबसे पहली एंट्री जो इसमें लिखी हुई है, रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो पैसा तो आएगा बच्चा। तो जब पैसा आता है और वो इनकम होती है तो कैपिटल में क्या होती है? ऐड होती है। तो ऑटोमेटिकली एक आइटम एसेट की होगी और एक आइटम लाइबिलिटी की हो गई, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक वर्ड आता है, आउटस्टैंडिंग, हमने टर्म में पढ़ा था। इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, है ना? तो अच्छा, जब आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब कैश तो ना आया ना तो गया। लेकिन यहाँ पे क्या खुल जाएगा? एक लायबिलिटी में अकाउंट खुल जाएगा, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा, आज नहीं दिया लेकिन कल तो देना ना, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि कैपिटल में से कुछ आइटम तो आती ही आती, जैसे एक्सपेंस गुजरेगा ही गुजरेगा, चाहे दिया हो या नहीं दिया हो। जो आपकी इनकम होती है वो जाएगी जाएगी, चाहे वो दी हो या रिसीव हुई हो या नहीं रिसीव हुई हो। ठीक है। दो आइटम तो आनी आनी है। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, है ना? याद आया? तो ये एक तरीके का एसेट है, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना? प्लस हो जाएगा। लेकिन प्रीपेड मैंने कोई चीज पे कर दी ना, तो कैश तो गया होगा मेरी तरफ से। तो कैश गया और प्रीपेड में एक न्यू कॉलम खुलेगा, एसेट में प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है कि मशीनरी, मान लो मैं मशीनरी पे लगा रहा हूं, तो मशीनरी में से माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस तो वो कैपिटल में से भी माइनस होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, आपको कैपिटल में से गुजारनी ही पड़ेगी। कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी गुजारना पड़ता है आपको कैपिटल में से ही। आगे लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि हमने क्या करा कि किसी को उधार दिया तो उससे हमें बिल बी आर मिल गया, है ना? क्योंकि हमें सब पे ट्रस्ट नहीं होता, तो डाइटर ना क्रिएट करके हमने क्या क्रिएट कर लिया? बी आर। तो बी आर आ जाएगा और सोल्ड क्या हो जाएगा? अदर थिंग्स हो। जैसे मान लो मेरे पास कोई डाइटर था, तो डाइटर में से माइनस कर देंगे क्योंकि डाइटर ने हमें बी आर पकड़ा दिया, और बी आर में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बी आर के पैसे रिसीव नहीं हुए लेकिन अभी, लेकिन जैसे ही बी आर के पैसे रिसीव हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कैश आ गया और बी आर क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे मान लो किसी से मैं चेक रिसीव हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे उस बंदे से पैसा नहीं लेते, तो मैं डेटर में से माइनस करूंगा और बीआर में ऐड कर दूंगा। और जब वो बीआर ऐड हो जाएगा मतलब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, कैश के रूप में पैसे आ जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? कैश आ गया और बीआर माइनस हो गया। कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है पैसे तो आए हैं, लेकिन मैंने अपनी इनकम पहले पकड़ ली, तो मेरे लिए क्या बनेगी बच्चा? लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइबिलिटी। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस लाइबिलिटी। एक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव। मिलने हैं बट मिले नहीं है। हो सकता है किसी की फरवरी की फीस बची हो, तो लेनी तो है ना, है तो मेरा ही हक उस पे, तो वो मिलेगी मुझे। तो मिलेगी तो मतलब एसेट है, मिलेगी ना होगी। और एक तरीके की इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में से जाएगी। तो इनकम प्लस होती है और खर्चे माइनस होते हैं कैपिटल में से। अगला मैं सबको लिख दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, एक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। ऐसे ही बहुत अच्छी एंट्री होती है ड्राइंग की। अगर मान लो कि पैसा विड्रॉल हुआ, मेरे गल्ले में से पैसा मेरी बीवी मेरा बच्चा लेके चला गया, तो कैश तो गया और कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब आपने पता था ड्राइंग जो होती है वो माइनस कर दी जाती कैपिटल में से। अब इंटरेस्ट और ड्राइंग क्या होता है? हमें लेना होता है कि देना होता है? पहले ये बात याद होनी चाहिए कि बेटा ड्राइंग जो होती है ना, बिजनेस मैन बिजनेस से लेके चले जाता है, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग जो होती है रिसीव की जाती है बिजनेस द्वारा बिजनेसमैन से। तो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो होता है वो पे करता है। क्या करता है? पे करता है टू बिजनेस। तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट और ड्राइंग। याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए इसकी कोई एंट्री नहीं होती अगर इसका इफेक्ट जो है नो इफेक्ट है। इफेक्ट कैसा है इसका? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा का मतलब ये नहीं कि एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री कैसे करनी है हमने? हम लिखेंगे प्लस का कैपिटल और माइनस का कैपिटल। मतलब कैपिटल में प्लस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे, लेकिन जो इसका इफेक्ट हो जाएगा वो नलीफाई हो जाएगा। नलीफाई मतलब जीरो हो जाएगा। चलिए भाई, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर का मतलब है मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिया। भाई किसी और कंपनी के खरीदे हैं भाई, तो खरीदे तो पैसा गया, खरीदे तो पैसा गया कैश में से कम। अब खरीदे हैं तो एज अ ड्राइंग यूज करेंगे तो कैपिटल में से माइनस, क्योंकि हमारे बिजनेस में तो रहा नहीं है वो पैसा, तो कैपिटल में से माइनस। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द टेनेंट। ये देखो मैं सारी एंट्री लेके आया हूं जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन में थी। इसके अलावा अकाउंटिंग में कोई वो नहीं था। टेनेंट का मतलब होता है
कि जैसे मान लो कोई किराएदार है, उससे मैंने कोई सिक्योरिटी पकड़ी है। जैसे मान लो पगड़ी, याद है पगड़ी करते थे? जैसे मान लो मुझे किसी को रेंट पे घर देना है, तो मैं उससे हर महीने रेंट ना लेके 10 लाख रुपए ले लूंगा। ठीक है। अब 10 लाख रुपए ले लूंगा तो 10 लाख रुपए मुझे देना तो पड़ेगा ना उसको बाद में। और अगर मुझे बाद में देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी हो गई ना। और आज तो पैसा आया है तो कैश तो प्लस हो गया, क्योंकि पैसा तो आया है। और इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिनिश। अकाउंटिंग इक्वेशन में यही 12 एंट्री है। ठीक है, और उसमें एंट्री नहीं है। ओके, चलिए भाई। अब जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एंट्री आपको याद रखनी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, ये आपको ज्यादा अच्छे से याद रखनी है, और एक्रूड की, है ना। ये 3 4 एंट्री अच्छे से याद रखनी है। चलिए भाई। अब आते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल कहता था, मैं इसको गोल्डन रूल बोलते थे। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या कहता था कि अगर एसेट हो, लॉस हो या खर्चा हो, दोबारा बोल रहा हूं, एसेट हो, लॉस हो या खर्चा हो, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। दोबारा इसके उल्टे, एसेट का उल्टा लायबिलिटी, लॉस का उल्टा प्रॉफिट, एक्सपेंस का उल्टा इनकम। तो अगर उल्टा कर देंगे तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो एक याद कर लो, रिवर्स उसका याद हो जाएगा। तो एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट के साथ मन करता है इनकम लिखने का, लेकिन उल्टा है, लॉस और एक्सपेंस लिखना है आपको। ठीक है ना। तो उसके साथ उल्टा करना है। जैसे पहली एंट्री ने लिखी हुई है, पेड टू राम 980 रुपए इन फुल सेटलमेंट, ऑफिस अकाउंट 1000 रुपीज। मान लो ये देखो, अब आपको लग रहा हो यार ये मैंने सर महंगी महंगी एंट्री लिखी हुई है। सस्ती से तो आपको याद ही होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जैसे सस्ती पहली एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री। जैसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, याद आया? पहली एंट्री हम जनरल एंट्री में क्या करते थे? तो क्या होती थी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। लो, आपके कहने पे मैंने वो भी लिख दी। ठीक है। लेकिन ये एंट्री सारी वो है जो दिमाग से उतरती है, बंदा भूलता है। ओके। चलो, मुझे मान लो मेरे को राम को 1000 रुपए देना था। तो अगर मुझे राम को 1 लाख रुपए दे 1000 रुपए देना था, दैट मीन वो मेरा अभी तक तो मेरा क्या था बेचारा, क्रेडिटर। ठीक है, मैंने उसको कितना दिया बच्चा? 980। अरे मैंने उसको दे दिया, तो गया ना कैश। और जब एसेट जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। अच्छा, राम कौन है मेरा? क्रेडिटर। क्रेडिटर जा रहा है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होगी तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि मेरे जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई। अब मुझे पता है कि डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये और ये एंट्री, तो 20 रुपए का फर्क आ रहा है। तो 20 रुपए का फर्क कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो क्या बोलोगे? डिस्काउंट रिसीव की पे? रिसीव। क्या बोलोगे? रिसीव। क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि आपको देने थे ना 1000 रुपए, मेरे अब कितने पड़ गए आपको? सिर्फ 980 रुपए। तो आपको 20 रुपए का क्या मिला? डिस्काउंट मिल गया। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब आपको किसी तरीके का फायदा हुआ है, किसी तरीके का प्रॉफिट हुआ है। और ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिट। सारे प्रॉफिट क्या कर दिए जाते हैं? क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 20 रुपए भी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्या याद है? समझ आ गया? चलिए भाई, अब दोबारा आते हैं। अब ना मुझे 600 रुपए रिसीव हुए 800 में से। तो पहले तो मैंने देने थे। ठीक है। ओके। तो मुझे फायदा हुआ डिस्काउंट लगने पे। अब मुझे मिलने थे 800 रुपए, और मुझे बेचारे से मिले कितने? 600 रुपए। तो इसका मतलब मैंने इस बार डिस्काउंट दिया। और जब मैं डिस्काउंट देता हूं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंट अलाउड। अगर मैं डिस्काउंट किसी बंदे को दे रहा हूं तो मेरे लिए तो वो या तो खर्चा माना जाएगा या नुकसान माना जाएगा। और दोनों ही केसेस में जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। कोई भी नुकसान हो, कोई भी एक्सपेंस हो, बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, याद आया? ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो। कोई भी नुकसान हो, कोई भी एक्सपेंस हो, बढ़ेगा तो डेबिट बच्चा, है ना। अब 200 रुपए का तुम्हें क्या हो गया? नुकसान हो गया। चलो, तुम्हें पैसा कितना मिला? मिला ना, मिला ना, मिला तो डेबिट। पैसा जब भी मिलता है तो डेबिट, पैसा जब भी जाता है तो क्रेडिट। ठीक है। तो पैसा मिला कितना? 600। अब किससे मिलना था? मोहन से। मोहन कौन था मेरा? डेटर था। क्या अगर डेटर ने मुझे पैसा दे दिया, क्या मुझे डेटर से पैसा लेना है? नहीं लेना। तो डेटर मेरे लिए क्या हो गए? कम हो गए। और जब भी एसेट कम होती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है गुड्स वर्थ ₹900 वॉज ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। भाई जब भी पर्सनल यूज आ गया तो मतलब ये ड्राइंग आ गई। ठीक है, ड्राइंग क्या है? खर्चा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या? परचेज। कभी भी गुड्स वो लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? गुड्स वो लेके जाएगा तो परचेज नाम आएगा। चैरिटी, डोनेशन, ड्राइंग्स में परचेज आता ही आता है, याद रखना है। ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसमें दो अमाउंट दे सकते हैं, सीपी और एसपी। वो बोलेगा कौन सा अमाउंट लेना है। तो याद रखना है, जब भी किसी एंट्री में परचेज आ रहा है तो अमाउंट भी सीपी का ही आएगा। अमाउंट किसका आएगा? सीपी का। तो एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगला,
अब हमारे गुड्स जो है जल के भस्म हो गए, है ना, तो ये क्या लिखेंगे, नुकसान हुआ, तो नुकसान तो डेबिट आता है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सिंपल। अगला चैरिटी बताया था मैंने अभी भी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने फ्री सैंपल दिया है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब टीएस ग्रेवाल इस एडवर्टीजमेंट की जगह लिख रहा है सेल प्रमोशन, मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा था, उसको इस वर्ड को लिख रहा सेल प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सेल प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, है ना, इसको बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके का खर्चा, तो खर्चा जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन घट रहा है, वो एसेट घटेगी, वैल्यू घटेगी ना उसकी। मशीनरी होगी तो मशीनरी की वैल्यू घटेगी, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर की वैल्यू घटेगी, तो उसकी वैल्यू क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। अगला, ये आ गई सबसे मस्त एंट्री। अब यहाँ पे 60 पैसे पर रुपये भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे 60% भी लिखा हो सकता है, दोनों एक को गल है। अगर वो 60 पैसे पर रुपये बोले या 60% बोले, एक ही बात है। राम जी थे बेचारे, इंसॉल्वेंट हो गए, उनसे मुझे 1000 रुपये लेना था, वो मुझे 60 रुपए पर रुपये दे रहे हैं या फिर 60% दे रहे हैं, इसका मतलब वो 1000 में से मुझे कितना दे रहा होगा, 600 रुपये। तो 600 रुपये तो आ गए, लिखो भाई लिखो, आ गए। आने वाले कैश को क्या बोलते हो, डेबिट। कभी भी पैसा आएगा तो क्या लिखते हैं, डेबिट। पैसा जाता तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट। ये तो याद रख ही लो, सारी जनरल एंट्री हो जाएंगी। अच्छा, राम से अब पैसे लेना पड़ेगा, दे दिए तो उसने नहीं देना पड़ेगा। अब डेटर क्या हो गया बच्चा, डेटर हो गए कम, और अगर डेटर कम हो गए तो राम हो जाएगा क्या, क्रेडिट हो जाएगा। चलो, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कौन होगा, बैड डेप्ट, जो मुझे असली में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जो मुझे असली में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उसका किस नाम से लिखे जाएगा, बैड डेप्ट के अकाउंट। तो बैड डेप्ट कितना हो गया, 400 रुपए। 1000 मिलने चाहिए थे, 600 मिले, इसको मैं 400 का क्या हुआ, सूखा सूखा नुकसान। क्या वो मिलेंगे, नहीं। अब ऐसे ही कुछ होते हैं हमारे बढ़िया बढ़िया लोग, तो हमने सोचा कि एक बंदा था जिससे 200 रुपए लेने थे, हम उसको बैड डेट मान के राइट ऑफ कर चुके हैं। दोबारा बोलता हूँ, बैड डेट मान के, बैड डेट मान के राइट ऑफ कर चुके हैं। क्या मतलब होता है इसका, मान लो यार मैंने ना, किसी एक बंदा है सुनील, तो सुनील से मुझे 5000 रुपए लेने हैं। अब भाई मैं इसको आज कॉल करूंगा, परसों कॉल करूंगा, 10 दिन बाद कॉल करूंगा, 20 दिन बाद करूंगा, मेरे में भी तो हिम्मत होगी ना, कब तक कॉल करता रहूंगा इस आदमी को, ये जलील आदमी, ये नंगा आदमी, हमारी नोवा भाषा में नंगा आदमी, कितने मार लो, कितने मांग लो, भीख मांग लो, ये पैसे नहीं देगा, ये नंगा है, क्योंकि नंगा आदमी है, ठीक है। अब क्योंकि इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, ओके ना, क्योंकि आप जलील भी कर दोगे ना इनको, तो भी कहेंगे "यार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बेइज्जती है", ठीक है। अब ये नंगे आदमी से पैसे नहीं मांग सकते आप। अब क्या होगा, हम सोचेंगे लेना ही नहीं है भाई अब इससे पैसा, तो हम इसको हटा देंगे। तो हमने उस साल, मतलब 2000, अभी क्या चल रहा है, मतलब मान लो 2025 में उसको हटा दिया, हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब ऐसे आदमी का जवाब पता है कौन देता है, ऊपर वाला। उसके घर में उसकी माँ बाप इतनी गंदी मौत मरेंगे ना फिर, ठीक है। अब क्या होगा, उसका जमीर जाग जाएगा कि बद्दुआ लगी है मेरे को, क्या लगी है मेरे को, बद्दुआ। और उस बद्दुआ के चक्कर में अगले साल उसको याद है कि मैंने पैसे दे दिया। अब मैं उस बंदे का नाम तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि सुनील तो मेरी बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सुनील का नाम लिख सकता मैं अब, क्योंकि सुनील का तो मैं पर्चा फाड़ चुका कि मुझे सुनील से पैसा नहीं लेना, ठीक है। तो अब मैं सुनील का नाम यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऊपर वाले में राम का नाम यूज कर रहा था, क्योंकि उसको मैंने राइट ऑफ नहीं किया था। लेकिन यहां तो सुनील जैसा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको तो मरा हुआ घोषित कर दिया, नंगा आदमी मरा हुआ, ठीक है। चलो भाई देखो, जिसकी इज्जत नहीं वो जिंदगी में रहने के लायक भी नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, अब 200 रुपए का मैंने करूंगा, पैसा तो आ रहा है, वो सुनील पैसा दे गया, सॉरी गाली निकल रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 200 रुपए, क्योंकि पैसा आ गया। अब नाम क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैड डेप्ट रिकवर्ड, मैं लिखूंगा बैड डेप्ट रिकवर्ड, क्योंकि नाम मैं सुनील का नहीं लिख सकता, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड। चलो भाई, गुड्स रिटर्न टू राम, मैंने राम को गुड्स वापस कर दिए, मैंने वापस कर दिए, इसका मतलब कभी ना कभी खरीदे होंगे, मैंने वापस करे ना कभी क्या खरीदे होंगे, तो बोलेंगे क्या, परचेज रिटर्न। याद रखने वाली बातें कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो इनके उल्टे, मतलब परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती होगी, क्रेडिट, और सेल रिटर्न हमेशा क्या होती होगी, डेबिट होती होगी। इनके दूसरे नाम, परचेज रिटर्न का नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, और इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। याद रखने वाली बात, ठीक है। चलिए भाई,
वैसे करेंगे से रिटर्न, तो रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय रवि, रवि ने मुझे कर दिए, हिंदी आनी चाहिए, रवि ने मुझे कर दिए, तो से रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। अच्छा चलो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, यहां बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सर आपने इजी जनरल एंट्री कराई थी, वेजेस पेड की एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अरे यार यही होती, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो वेजेस की एंट्री होती है जब हम अपना आउटपुट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आउटपुट, हम क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। लेकिन भाई जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम किसी मशीन को इंस्टॉल करा रहे हैं, मशीन को रिकवर बना रहे हैं, मशीन को यूजफुल बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मशीनरी अकाउंट में ऐड होगा, तो वेजेस जैसा शब्द तो आएगा ही नहीं। और अगर वेजेस का शब्द नहीं आएगा तो बन जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने वेजेस तो दिए, पैसा तो गया, पैसा गया तो क्रेडिट हो गया, लेकिन नाम क्या आएगा, मशीनरी का, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द मशीनरी, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। If it is a part of the production, we have to write the wages account. But if it is not the part of the production, we have to write the fixed asset name, जिसकी फिक्स एसेट की वजह से वो हमें खर्चा वो देना पड़ा। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अब ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल है, वो लर्न करनी ही पड़ेगी, पेपर में आने के 100% चांसेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ड्राइंग की भी याद कर लो, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद हो जाएंगी दो एंट्री। ड्राइंग है तो ड्राइंग टू, ये देखो ड्राइंग हमेशा क्या होती है बच्चा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा, तो याद हो गई कि भाई ड्राइंग तो ऊपर ही आएगा, तो नीचे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल है आपकी लाइबिलिटी है बच्चा, तो लाइबिलिटी हमेशा क्या ही होती है बेटा, क्रेडिट होती है, तो कैपिटल नीचे ही आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खत्म बात, चलो आ जाओ। अब मैंने आपको बता रखा है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। भाई ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि ये चीज माइनस तो कर दी जाएगी, लेकिन अकाउंट्स में कहीं नहीं आएगी, अकाउंट्स में कहीं नहीं आएगी। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब दो, जैसे मान लो मैं पेन लेने जाता हूं, तो एक पेन 5 रुपए का आता है, और वही मैं 5 पेन ले लूं तो मुझे 20 रुपए के पड़ जाते हैं, तो मिल गया ना डिस्काउंट। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कि मैं क्वांटिटी हायर कर रहा हूं तो मेरा जो प्राइस है वो क्या हो गया, लेस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, हमने क्या करा, हमने 3,03,000 का 10% निकाला, 300 रुपया माइनस कर दिया, तो 2700 बात खत्म। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, जिसका नाम हो तो उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि कहीं भी कैश वर्ड का यूज नहीं हुआ है कि हमने पैसे दिए है मोहन को। अभी उसने बोला कि हमने सामान खरीदा है मोहन से, तो कहीं भी पेमेंट की बात हुई ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। चलिए भाई, अब आता है कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी हो। अब कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में क्या करेंगे बेटा, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे 6,000 रुपए का, माइनस कर देंगे 10%, -10% करूंगा तो 600 रुपए माइनस होगा, तो बचा कितना, 5400। इस 5400 का निकलेगा क्या, 5%, तो इस 5400 का निकलेगा 5%, इस 5400 का बच्चे इसका निकाल देंगे 5%, 6,000 का। वहां आती है कंफ्यूजन, वहां होती है कंफ्यूजन कि अब ये 5% किसका निकालू, दिमाग दल लगा देंगे, 6,000 का 5%। ठीक है, तो 5400 का 5% निकालेंगे, जो कि बैठेगा 270। कितना बैठेगा, 270, और माइनस करूंगा 5130 बन जाएगा। तो 5130 तो रिसीव पे कर रहा हूं ना, पे, परचेज है तो पे करूंगा, पे करूंगा तो कैश क्या होगा, जाएगा कि आएगा, ऑफकोर्स जाएगा। अच्छा, अगर मैं पे कर रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिला होगा कि दिया होगा, डिस्काउंट मिला होगा। और जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है, रिसीव जरूर लिख लेना, जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है, तो मिल गया 270 रुपए। अच्छा, दोनों को मिला के कितने हुए, 5400, तो आंसर ये लिख देंगे 5400। ठीक है, क्योंकि टीडी तो लिखते ही नहीं है, डिस्काउंट हमेशा किस पे लिखते हैं, सीडी। डिस्काउंट किसका होता है, सीडी का। चलो, अगर मैंने कोई हॉर्सेस खरीदे है, मतलब कोई जानवर खरीदा है, काव खरीदी है, कोई भी ऐसा एनिमल खरीदा है, जिसके बाद मैं उसको खरीदूंगा या बेचूंगा या फिर इसको यूज करूंगा, तो ये एक तरीके का स्टॉक नहीं है, ये है लाइफ स्टॉक। ये क्या बन गया मेरे लिए, लाइफ स्टॉक। जैसे कि एसेट होती है, तो हम जैसे मशीनरी होती, तो आई हैव टू राइट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ इट इज फर्नीचर, वी हैव टू राइट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ इट इज हॉर्स, गोट, काउ, कैटल, वी हैव टू राइट लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो अच्छी जनरल एंट्री आ सकती है पेपर में। अगला आता है बैड डेब्ट की राइट ऑफ की एंट्री। बैड डेब्ट की राइट ऑफ की एंट्री, कि हम उसको राइट ऑफ करें। पहले हमने क्या पढ़ा था, बैड डेब्ट होने की एंट्री, फिर एक कर रहा था बैड डेब्ट के पैसे रिकवर होने की एंट्री। अब हम पढ़ रहे हैं बैड डेब्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, ये भी अंतर है, बहुत अच्छी एंट्री है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू
लेटर अकाउंट। इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट लोन पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्यू कर रहे हैं तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट। काम कर, चेक रिसीव हुए राम से और बाद में हमने 5 तारीख को उसको डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, 1500 रुपये डिपॉजिट करा दिया। जैसे ही ये शब्द आया कि उसी दिन पैसे आए, चेक आया और उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो सीधा बैंक बैलेंस बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ गया? मोहन की वजह से बढ़ गया। अगर मैं विड्रॉ करवा लेता हूं बैंक से पैसा, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे गले में पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे बैंक में पैसा घट जाएगा, अगर मैं ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ करवाता हूं तो। ठीक है, तो गल्ले, गल्ला मतलब कैश, ठीक है, बैंक मतलब बैंक। ठीक है, चलिए भाई। अब इसके बाद एक है ना अदर बुक आती है ना, यहां से एक थ्योरी क्वेश्चन भी उठ सकता है। सब्सिडीज बुक क्या है, जनरल बुक्स क्या है, वहां से थ्योरी क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन मेन जो आपकी बुक्स बनाने को भी आ जाती है, सेल बुक, परचेज बुक, ज्यादातर वो यही देंगे, ये आती नहीं, ये आती नहीं। और इसका तो पूरा चैप्टर तुम्हें पता ही, पूरा चैप्टर ही है। दो वाला 3 चीजें हैं इसमें, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और पैटी, जिसमें से डबल एंट्री और पैटी के आने के चांसेस 100% है। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ तो आपका डबल एंट्री का आएगा, या तो वो पैटी का होगा, कोई रोक नहीं सकता, और पूरा 2-4 नंबर का आना ही आना है। वैसे इन दोनों में से भी या तो थ्योरी क्वेश्चन चिपक जाएगा, या तो इन दोनों में से कोई एक बुक बनाने को आएगी। यहाँ पे दोनों बुकों में ट्रिक क्या है कि आपका जो सामान होना चाहिए वो सामान, गुड्स होनी चाहिए, वो एसेट्स 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 नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो एंट्री लिखी हो फर्नीचर पेड, फर्नीचर रिसीव, या फर्नीचर बाय, बाय फर्नीचर, क्या वो परचेज बुक में आएगी? बाइंग द फर्नीचर इज नॉट एन अमाउंट ऑफ परचेज बुक। क्यों? क्योंकि हम वहां पे परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की एंट्री लिखते हैं, ना कि किसी एसेट की। अच्छा, अगर हमने सामान पैसों में खरीद लिया, मतलब कैश में खरीद, मैं बोलूंगा परचेज गुड्स ऑन कैश, तो ये एंट्री भी नहीं आएगी परचेज बुक में, बिकॉज परचेज बुक में तो सिर्फ क्रेडिट की एंट्री आती है, ना कि पेड की। अगर कोई सामान मैंने खरीद लिया पैसों में, तो वो एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पे याद रखना है, गुड्स आती है और क्रेडिट आता, तो क्या नहीं आता? एसेट नहीं आती और कैश नहीं आता। कोई भी एंट्री जो कैश से रिलेटेड है वो परचेज और सेल बुक में नहीं आती है। ओके, और कोई एंट्री जो एसेट से रिलेटेड है वो भी कभी भी इसमें नहीं आती है। अब हमारे कुछ प्यारे से क्वेश्चन जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के एंड में देखे थे, तो लिखा पहला, एसेट बराबर किसके होता है? लायबिलिटी एंड कैपिटल के। ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर हो सकता है? इस सब के बराबर हो सकता है। इसका जो मुझे सिंपल रूल याद है ना, मैं वो सिंपल रूल लिख के दिखाता तुम्हें, तो उससे तुम्हें मुझे लगता है हो सकता है याद हो जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, ओपनिंग स्टॉक, क्या था, ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो एक काम करो ना, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रॉफिट और प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मैंने तो बस यही याद रखा हुआ है, बाकी तो मैं दाएं बाएं कर देता हूं, कोई भी निकल जाएगा। प्रॉफिट बोलोगे तो यहीं से प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बोलोगे यहीं से ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा, ड्राइंग बोलोगे यहीं से ड्राइंग का फॉर्मूला बन जाएगा, सारे फॉर्मूले एक साथ बन जाएंगे। तो याद रखने की बात है, ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल को होती है, प्लस कर देते हैं प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल प्लस हो जाती है, जो आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं ड्राइंग, वो माइनस कर दी जाती है, और लॉस भी क्या हो जाते हैं? माइनस कर दिए जाते। तो क्या बचता है? क्लोजिंग कैपिटल बचता है। बाकी आप इसको आगे पीछे का, जैसे देखो इन्होंने बोला ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो भाई ठीक है ना, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग यहां माइनस, तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस हो गया ना। एडिशनल कैपिटल यहाँ क्या था? प्लस, तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस हो गया। यहाँ प्रॉफिट क्या था? प्लस, तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने एक ही याद रखा हुआ है, इसके अलावा मैं कोई याद ही नहीं करता। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस का नुकसान लॉस और माइनस का ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये याद रखो, बहुत इनफ है। ऐसे प्रॉफिट का मामला बन गया। अब सुनो, अगर एसेट बराबर लायबिलिटी और कैपिटल होता है, तो वैसे क्लोजिंग एसेट बराबर क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग कैपिटल होता है। एसेट बराबर, ये भी सबने पढ़ ही लिया। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। टोटल इक्विटी क्या होता है? ओनरशिप और क्रेडिटर इक्विटी। ओनर इक्विटी क्या होता है? ओनरशिप और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक बार इसको लर्न कर लेना। अब यहां से आता है आपका बीआरएस का क्वेश्चन। बीआरएस मतलब बैंक रिकॉग्नाइज्ड स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी पासबुक और कैशबुक मैच नहीं कर रही होती, तो हमारे कुछ मेन एंट्रीज हैं 5। बाकी देखो आपकी बुक्स में बहुत सारी लिखी होंगी, लेकिन मेन बैठा देता हूँ। कह रहा है चेक इशूड। इशूड का मतलब मैंने एक चेक काट के दे दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मान लो मैंने एक चेक काट के दे दिया किसी को 10,000 रुपए का, तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मैंने अपनी कैश बुक उसके अकॉर्डिंग कम कर दी। लेकिन असली में वो चेक जो हुआ सामने गया ही नहीं, दूसरे बैंक ने उसको विड्रॉ मारा ही नहीं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से पीवी क्या हो गया? बड़ा रह गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा, जैसे मैं एक ए फर्म हूं, मैंने किसी बी फर्म को एक चेक काट के दिया, तो मैं क्या सोचूंगा? पैसा हो गया
कब, लेकिन असली में पैसा कम बैंक में हुआ ही नहीं। ठीक है ना, चलो। कैश डिपॉजिटेड, किसी बैंक, किसी को हमने चेक था, हमने बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया, हमें किसी ने दिया होगा, वो चेक मेरे पास डिपॉजिट कर देना बैंक में जाके। जैसे ही मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, मुझे क्या लगा होगा, सीबी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और अगर सीबी बढ़ गया तो पीबी क्या हो गया, उल्टा। तो एक याद रखना है, जैसे इसमें ये याद रखा है, इश्यू है तो सीबी कम, डिपॉजिट है तो सीबी ज्यादा। कोई कस्टमर डायरेक्टली मेरे बैंक में जाके पैसे जमा करा तो मुझे पता ही नहीं, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन असली में सीबी क्या है, कम है, तो एक में ये याद रख लो। इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक डायरेक्टली, कोई भी पैसा अगर बैंक डायरेक्टली पे कर दे, पे कर दिया ना, तो पीबी क्या हो जाएगा, कम, तो सीबी हमें पता ही नहीं, तो इसमें ये याद कर लो। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट में पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो बढ़ जाएगा, है ना। तो वैसे इसकी ना बहुत सारी एंट्री, मेरे 6-7 वीडियोस है यूट्यूब पे, वो देख लेना, उसमें आपको सारी दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट की हो सकता है एंट्री छूट गई हो, तो यहाँ लिखी हुई है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये बहुत अच्छी एंट्री है वैसे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चा, क्रेडिट होती है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अगला, प्रीपेड की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बिकॉज प्रीपेड इज एन एसेट, और एसेट हमेशा क्या होती है बच्चा, डेबिट कर दी जाती है, तो डेबिट आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है कि डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है। तो मान लो आपकी मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख रुपए, तो कॉस्ट लिखो। मान लो आखिरी टाइम, मतलब जब मशीनरी अपना यूजफुल लाइफ खत्म कर लेगी, मैं सोचता हूं यूजफुल लाइफ है इसकी 5 साल, क्या सोच रहा हूं, यूजफुल लाइफ क्या है इसकी 5 साल, तो 5 साल के, बचो 10 साल कर दे दो, 10 साल के बाद भी वो कूड़े में तो बिकेगी ना, उस कूड़े में बिकने वाले को क्या बोलेंगे, वैल्यू एट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हो गई। मान लो कूड़े में वो लाख की बिकेगी, कूड़े में वो कितने की बिक रही है, लाख की बिक रही है। अगर वो कूड़े में लाख की बिक रही है और 1 लाख की खरीदी है, तो बताओ हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं, तो ये होता है एक नंबर का क्वेश्चन। तो क्या करूंगा, 9 लाख लिखूंगा, अपन में कर दूं 10, इसका मतलब 90,000 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना। अगला, कई बंदे बच्चे मेथड का नाम ही भूल जाते हैं भाई, कि कौन सा मेथड चल रहा है। भाई पहले मेथड का नाम होता है एसएलएम, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसका एक और नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर तुम मेथड पहचानने में गलती कर दोगे तो गड़बड़ खत्म ना। अच्छा, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में कौन सा बेटर है, तो इसका जवाब तो बड़े बड़े सीए नहीं दे पाए, हम क्या देंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बेटर ऑप्शन नहीं है, दोनों ही अपने अपने तरीकों में अच्छे हैं। अच्छा, वो बोलते हैं किस वे लास्ट में मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाती है, कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें लास्ट में, लास्ट ऑफ द 10th ईयर, मान लो अगर कोई मशीनरी 10 साल चल रही है, तो द एंड ऑफ द 10 ईयर उसकी वो जो वैल्यू होगी वो किस में जीरो हो जाएगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। वो किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ किस में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा मेथड है जिसमें लास्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। लेकिन डब्ल्यूडीवी में कभी भी मशीनरी की वैल्यू जीरो नहीं आती, और इनका जो डिफरेंस है वो पक्का पेपर में आ सकता है, तो लर्न कर लेना बिना भूले। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूडीवी का दूसरा नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिडक्शन इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, ये तीन तीन नाम तो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में नाम ही नहीं पता चला तो गए 6 नंबर। ठीक है, चलिए भाई। इसके बाद कुछ हमने और पढ़ रखा है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है बेटा, ग्रोस प्रॉफिट होता है नेट सेल, कितना सेल कर रहा हूं माइनस सीओजीएस। ठीक है, नेट सेल क्या होता है, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट परचेस क्या होता है, टोटल परचेस माइनस परचेज रिटर्न। सीओजीएस का फॉर्मूला बता बता के थक गया, पक्का याद कर लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ नहीं है ये वही ट्रेडिंग अकाउंट का ही तो फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, नेट परचेज लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, या कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का चीज है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में एक शब्द और आ जाता है, उसका नाम होता है सेल, लेकिन सीओजीएस में सेल शब्द कहीं नहीं आता। बाकी सबको ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। ट्रेडिंग आप पहली एंट्री क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक, सेकंड एंट्री क्या करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थर्ड एंट्री क्या करते हो, परचेजेस। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस का। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात हमें खत्म हो गई। अब आता है एडजस्टेड परचेज, पता नहीं बच्चे ने क्या लिख दिया,
एडजस्टेड परचेज है, क्या ये एडजस्टेड परचेज? एडजस्टेड परचेज में 3 एंट्री आती है, नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी भी क्वेश्चन में, ट्रेडिंग वाले किसी भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है, तो वहां पे 3 नहीं 4 चीजें कभी नहीं आएंगी, परचेज, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। दोबारा बोल रहा हूँ, परचेज, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं आएगा जिंदगी में। चलो भाई, अब आता है हमारा प्यारा सा चैप्टर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की सारी एंट्री लिख रखी है, इससे बाहर तो आएगा ही नहीं ट्रेडिंग कभी भी, ठीक है। हर चीज लिखी है छोटी से छोटी। तो ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, जूम कर दो, ठीक। अब सही है। चलो, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, आपने डायरेक्ट से लिखना नहीं है, बस मैं कैटेगरी लिख दी, सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस, फैक्ट्री का खर्चा है, वेजेस इन सैलरी भी आएगा, पावर आएगा, वाटर आएगा, कस्टम ड्यूटी। हमेशा याद रखो, अगर एक देश से दूसरे देश कोई भी सामान लेके जा रहे हो ना, वो ट्रेडिंग की आइटम है। वो किसकी आइटम है? ट्रेडिंग। उस पर जितना भी टैक्स लगेगा, जितनी भी ड्यूटी लगेगी, वो सब भी ट्रेडिंग की आइटम आएगी, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड और फ्राइट इनवर्ड। या फिर लिखा होगा कैरेज परचेज, कार्टेज परचेज और फ्राइट परचेज। आगे लिखा हुआ है लाइटनिंग फर्नीचर, और उसके बाद लिखा हुआ है रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑक्ट्राइव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डॉक चार्जेस, डीओसी के, डीओसी के, ठीक है। और तो नीचे क्या बचेगा? ग्रोस प्रॉफिट। यहां क्या क्या आ सकता है? सेल से रिटर्न, रिटर्न यहां माइनस बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ग्रोस लॉस यहां आता है और ग्रोस प्रॉफिट यहां आता है, और दोनों में से एक बारी में एक ही आइटम हो सकती है। या तो फर्म को ग्रोस प्रॉफिट हो रहा होगा, इफ द क्रेडिट साइड, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, देन वी कैन से दैट इज द प्रॉफिट, okay, and if the credit side is less than the debit side, then we can say it is a loss. which loss? gross loss और gross profit। कोई आपसे पूछे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना क्यों है, कोई आपसे पूछे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस को जानने के लिए। वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस ऑफ द फर्म, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बता बता के थक चुका हूं। इनकम स्टेटमेंट पेपर में एमसीक्यू आएगा, गलत मत कराना। इनकम स्टेटमेंट का नाम होता है पीएनएल, और पोजीशन स्टेटमेंट का नाम होता है बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट इज माय बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट इज माय पीएनएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, चलिए भाई, अब करते हैं। अब देखो, ये ग्रोस प्रॉफिट है, तो क्रॉस जाता है। जैसे उसने तुम्हारा काटा, वैसे ये भी काटता है अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो ग्रोस लॉस यहां जाएगा उल्टा, है ना। चलो, इसमें आएंगे सभी ये सभी खर्चे, जो खर्चे बेचारे ऊपर आ ही नहीं पाए वो लिख दो। जैसे कि सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस। मन करेगा ट्रेडिंग में डाल दूं, मन करेगा, वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं ना। मन करेगा कि डाल दूं ऊपर ट्रेडिंग में, नाम ट्रेड है, नाम ट्रेड है, मन करेगा ट्रेडिंग में डाल दूं, डालना नहीं है। इस भ्रम से बचना है, इस खूबसूरती से बचना है, ठीक है। चलो, कमीशन यहां पे क्यों आई? क्योंकि ये पेड वाली होती है। क्या वाली होती है? पेड वाली, ठीक है। चलो, डिस्काउंट अलाउड होता है यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन पता ही है, कैरेज आउटवर्ड पता ही है। देखो, वहां था ऊपर कैरेज इनवर्ड, यहां है कैरेज आउटवर्ड, तो जब भी वर्ड आ गया आउटवर्ड तो आएगा यहां, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, पेड और रिसीव आगे यहाँ पे। अब यहाँ यहाँ जो रिसीव हो कमीशन होगी वो रिसीव होगी, डिस्काउंट होगा रिसीव होगा। कभी कभार पता है क्या लिखा होता है? कभी कभार ट्रायल बैलेंस बना होता है, ट्रायल बैलेंस बना होता है, उसमें लिखा होता है कमीशन, और एक अमाउंट यहाँ लिखा होता है। मान लो 20,000 यहाँ लिखा हुआ है और 30,000 यहाँ लिखा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी कमीशन रिसीव है और कौन सी कमीशन अलाउड है। एक ट्रिक बताऊंगा भाई साहब, डेबिट हो तो आंख बंद करके डेबिट में लिख देना, क्रेडिट हो तो आंख बंद करके क्रेडिट में लिख देना, काम खत्म। अब कई बच्चे कंफ्यूज है, रेंट लिखा होता है, रेंट लिखा 20,000 रुपए, मान लो 30,000 40,000 रुपए। भाई आंख बंद करके जो समझना है ना, डेबिट है तो डेबिट में डाल देना, ये होगा रेंट अलाउड, मतलब रेंट पेड। और यहां लिखा है तो इसका मतलब होगा रेंट रिसीव, तो यहां लिख देना, ठीक है। वैसे एक वर्ड होता है इंटरेस्ट, यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इंटरेस्ट यहां लिखा है तो डेबिट कर देना, यहां लिखा है तो क्रेडिट कर देना। हाँ, कर दो, डेबिट हो तो डेबिट में, क्रेडिट। अच्छा, कई जगह ना कभी कभार ऐसा भी लिखा होता है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। अरे एक मिनट रुक जा बाबू, होता है ना मोस्टली क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का ही होता है। तो मान लो ऐसे लिखा होता है डेटर, जैसे एंड क्रेडिटर,
और यहाँ लिखा है डेबिट, और यहाँ लिखा है क्रेडिट, और यहाँ लिख दो मान लो 40,000 रुपए, और ये हो गया 30,000 रुपए। एक आइटम और लिखते हैं परचेज एंड सेल, वो भी लिख देते हैं ऐसे ही 30,000 रुपए 40,000। अब सुनो, ये एंट्री भी कंफ्यूज करती है कि भाई अगर डेटर और क्रेडिटर लिखा है तो कौन सा अमाउंट डेटर का है, कौन सा अमाउंट क्रेडिटर का है। तो भाई जो डेबिट में लिखा है वही तो डेटर है, क्योंकि ऑल दी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस आर डेबिटेड टू द ट्रायल बैलेंस। So if it is an asset, then it is mostly a debtor, not a creditor. ओके, तो इसका मतलब 40,000 रुपए कौन होगा मेरा, डेटर होगा, ना कि क्रेडिटर होगा। अच्छा, तो क्रेडिट वाला कौन होगा, क्रेडिटर होगा ऑफ कोर्स। चलो भाई, अब परचेज और सेल आपको मैं जनरल एंट्री में बताया था, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो इसका मतलब ये रही ना परचेज, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो सेल हमेशा क्रेडिट, तो ये रही ना सेल, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। अच्छा, और हमारे खर्चे रह गए तो बता, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, डेट डेट, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑडिट फीस, और तो यहाँ बचेगा क्या, नेट प्रॉफिट, और यहाँ बचेगा नेट लॉस। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में से प्लस, ठीक है, और नेट लॉस है तो कैपिटल में से माइनस। मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे तुम लोग तो। चलो भाई, अब पहले काम करते हैं कैपिटल वाली। ये मयंक बेचारा आया नहीं, आज भी कह रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखो, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल और प्लस माइनस ड्रॉइंग। कहां पढ़ा था ये, अभी पढ़ाया था मैंने ये, कि भाई ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं ड्राइंग, माइनस करते हैं नेट लॉस, तो आ जाती है ना क्लोजिंग कैपिटल। है तो फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का यही, यही तो फॉर्मूला किसका है, क्लोजिंग कैपिटल का। क्रेडिटर आ सकते हैं, बीपी आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकते हैं, एडवांस इनकम आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बैंक लोन आएगा, कैश एट बैंक आएगा, हैंडी आएगा, सब एसेट के नाम है, डेटर आएगा, बीआर आएगा, स्टॉक आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी, प्री परचेज एक्सपेंस आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छा लैंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट मशीनरी आएगा, फिक्सर आएगा, फर्नीचर आएगा, गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, सब यही की मान लो। अच्छा, कभी कभार ना एक क्वेश्चन आ जाता है भाई बहुत सा, कि सीए का नाम बताओ, सीए मतलब करंट एसेट का नाम बताओ, क्या नाम आ जाओ, करंट एसेट के। ये पेपर में आ जाती हैं चीजें, या फिर एमसीक्यू देगा ओड वन आउट चूनो। ठीक है, तो भाई करंट एसेट के कुछ मैं आपको पक्के नाम बता रहा हूं, कैश, बैंक, डेटर, बी आर, और प्रीपेड। ये पांच नाम तो घोट के पी जाओ, कि ये सारे कौन है, करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट क्यों है, क्योंकि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, या फिर कैश ही है, या तो जल्दी से 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इधर दे आर कैश ओनली, या तो वो खुद कैश है, ये वो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ही नाम पूछे जाते हैं सीएल के, सीएल मतलब करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में होता है ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन मतलब 12 महीने वाले लोन्स। अगला एक होता है क्रेडिटर, एक होता है बीआर का बिल्स पेबल। तो ये चार नाम याद कर लो किसके, करंट लाइबिलिटी के। ठीक है, चलो भाई, अब आती है हमारी प्यारी सी एडजस्टमेंट। इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2x पे कर दूंगा इसको खत्म। ठीक है, तुम ओ 2x पे देखना, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्लस, क्योंकि इस साल का है लेकिन दिया नहीं है, और अगर इस साल का है दिया नहीं है तो देना तो था ना, प्लस कर देंगे। अगर रेंट होगा तो रेंट में प्लस, सैलरी होगा तो सैलरी में प्लस, वेजेस होगा तो वेजेस में प्लस, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, देना है बट दिया नहीं है, तो देना तो है ना, बन गई ना लाइबिलिटी। और अगर लाइबिलिटी बन गई तो कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब अगले साल का इस साल दे दिया। अरे भाई, जब वो चीज ही अगले साल की है तो हटाओ ना उसको, और हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस। अगर अगले साल की तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा, अगले साल की माइनस कर दोगे तो एसेट में खाएगा, ओहो लिखना भूल गए। तो बैलेंस शीट बाबू, बैलेंस शीट में आएगा ये एसेट की साइड आएगा, दैट इज प्री पेड एक्सपेंस। ओके बच्चा, लिखना भूल गए लोग, दो जगह आती है हमेशा याद रखना। आउस ये जितनी भी एडजस्टमेंट होती है जगह कितनी बार आती है, दो जगह। दो एडजस्टमेंट ऐसी है जो तीन जगह आती हैं, एक लॉस बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम वाली, और एक आपको अप्रूवल बेसिस वाली, और वो दोनों आने के 100% चांसेस है, क्योंकि वो तीन जगह आती है ना। और बच्चा भूल जाता है दो जगह लिखने के बाद। ठीक है जी, आगे बढ़ देंगे। अब अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, ड्यू बट नॉट रिसीव इनकम है, इनकम अगर आनी तो प्लस करेंगे, कौन सी साइड होगी,
राइट साइड ऑफ कोर्स टू बाई में लिखा हुआ याद रखना। अच्छा अगर इनकम आनी है तो हुई ना सेट। ठीक है। अगला एडवांस इनकम, मैंने किसी से पहले से एडवांस ले लिए। अगर मैंने पहले से एडवांस ले लिए तो इस साल के तो पैसे नहीं है वो, और अगर इस साल के नहीं तो क्या कर दो, हटा दो। इस साल के नहीं तो क्या कर दोगे, हटा दोगे। अच्छा मेरे लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे उसको काम करके देना पड़ेगा ना अगले साल। ठीक है। चलिए भाई, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है, पहली एडजस्टमेंट आती है 18th चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक की। दो जगह आता है, एक आता है क्लोजिंग स्टॉक में और एक आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। चलिए भाई, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ पीएनएल की डेबिट साइड में आता है। और फिक्स असेट, मशीनरी होगी तो मशीनरी में से माइनस, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग में से माइनस, जो होगा उसमें से माइनस। इंटरेस्ट और की एडजस्टमेंट आनी बहुत जरूरी है। तो ये आता है, हमें क्या करना होता है, ये हमें रिसीव किया होता है बिजनेसमैन से। किसको, बिजनेस को बिजनेसमैन से रिसीव करना होता है। तो अगर रिसीव करना होता है तो क्या आ जाएगा बच्चा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट और लोन। और बाद में क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, बिकॉज ड्राइंग माइनस होती है तो इंटरेस्ट और लोन भी माइनस हो जाता है। अगला इंटरेस्ट और लोन आएगा, तो इंटरेस्ट और लोन क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे और बाद में लोन में प्लस कर देंगे। अब आता है सबसे खूबसूरत, जहां पे आपका 3 नंबर कटते हैं। ये 3 नंबर का सिंगल भी आ जाता है। ठीक है। चलो अगला, तो सबसे पहला फॉर्मेट जो आपको याद रखना है वो है बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट कौन से होंगे बच्चा, ये बैड डेप्ट होगा ये होगा आपका ओल्ड बैड डेप्ट। ओल्ड बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट कहाँ मिलता है बच्चा, ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा बैड डेप्ट, उसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन, उसमें प्लस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट और माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कहाँ मिलेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ये दोनों कहाँ मिलेंगे बच्चा, एडजस्टमेंट में। कहाँ मिलेंगे आपको, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वाली चीज ही तो दो जगह आती है, तो एक जगह तो प्लस कर दो और एक जगह उन्हीं चीजों को क्या कर दो, माइनस। मतलब न्यू प्रोविजन माइनस कर दो और फर्दर बैडेट माइनस कर दो। यही दो आइटम मैंने यहाँ क्या करी थी, प्लस करी थी। ओके, और वहां पे क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। मैंने क्लासेस के अंदर 5 केस करवाए थे इसके, पक्के से याद कर लेना। ठीक है। मैंने एक बहुत यूनिक केस भी कराया था कि अगर इन सबका तीनों का बैलेंस, इन तीनों का बैलेंस आ रहा है 80,000 और ओल्ड प्रोविजन है 90,000, तो माइनस तो नहीं हो सकता। अगर माइनस नहीं हो सकता तो क्या करोगे, इसी बंदे को क्रेडिट साइड फेंक दूंगा। किसको, ओल्ड प्रोविजन को। तो मैं लिख दूंगा बाय ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि नेगेटिव में तो आंसर छोड़ नहीं सकते। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। मैनेजर कमीशन के आने के चांसेस 100%, आफ्टर वाला आएगा ही आएगा, नो वन कैन स्टॉप। आफ्टर वाले में क्या क्या निकालेंगे, पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर मैनेजर कमीशन, और हम सोल्व कर देंगे रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन अगर बिफोर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, रेट अपॉन 100 लगा देंगे। लेकिन पेपर में आफ्टर ही पेपर में देखा जाता आता है। एक मैनेजर कमीशन का और केस होता है, अगर मान लो मेरा नेट लॉस आ रहा है, तो भाई मैनेजर ने घंटा काम किया, तो इसका मतलब मैं उसको कमीशन भी नहीं दूंगा। अगर मैंने उसको अपना धंधा संभालने को दिया और बोला तुझे कमीशन दूंगा, लेकिन वो तो मुझे नुकसान दे रहा है, और नुकसान पे कमीशन नहीं बनती है। तो अगर नेट प्रॉफिट होगा तो मैं मैनेजर कमीशन पे करूंगा, और अगर नेट लॉस होगा तो मैं मैनेजर कमीशन दूंगा ही नहीं, तो वो एडजस्टमेंट होगी ही नहीं। चलिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाए, यहाँ पे हमें हमें पे करना होता है, तो एक्सपेंस है तो आ जाएगा 2 में, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाद में। अब आती है वो दो एंट्री जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारे साथ ट्रिपल होती है। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे 3,000 रुपए के फायर में, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई मैं तो दूंगा 2,500 रुपए। मतलब 3,000 का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं तो 2,500 पे करूंगी, तो असली में नुकसान हुआ 500 का। तो जो असली में नुकसान हुआ तो पीएनएल, वो तो क्या हो गया, पीएनएल के डेबिट साइड। अच्छा जो नुकसान होता है वो क्लोजिंग स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो बाय लॉस बाय फायर 3,000 रुपए। लेकिन तुम्हें कंपनी ने बोला मैं 2,500 रुपए दूंगी दूंगी, तो हो गया ना सेट। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई 2,500 रुपए। चल, एक ये आता है डिस्काउंटेड वाला, कई टीचर कटवा देती हैं, कई टीचर दे देती हैं, और कई टीचर मना करके दे देते तो गंदा कट जाता है, फिर तो कर जा रहा हूं। ठीक है। चलो, तो हमारा फॉर्मेट वही है, टू बैड डेट, टू प्लस फर्दर प्लस न्यू प्रोविजन प्लस डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन प्रोविजन, इसका फॉर्मूला देखो, हमेशा न्यू प्रोविजन निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मुझे याद है अच्छे से, रू तक घुसा हुआ है मेरी, डेटर माइनस, माइनस क्या, फर्दर बैड डेब्ट। जो भी आंसर निकलेगा उसकी परसेंटेज होती है कौन, न्यू प्रोविजन। लेकिन न्यू प्रोविजन ऑलवेज कैलकुलेटर फॉर डेटर माइनस फर्दर बैड। लेकिन अगर आपने ये निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, तो इसमें भी वही चीज करनी है आपको, जो वैल्यू इसके बाद बचेगी ना, न्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद वो वैल्यू पे लगेगा कौन, डिस्काउंट। तो एक बार इसको बुक से पक्का कर लेना। ठीक है। चलो,
अगला ये वाला केस बहुत अच्छा है, अप्रूवल बेसिस, ये भी पेपर में पक्का आता ही आता है। तो लिखा हुआ है गुड कॉस्टिंग रुपीज 2,000 रुपए हमने सेंड करी कस्टमर को 2,500 रुपए की ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस का मतलब है ये रिमोट मैंने किसी बंदे को दिया, भाई यूज करके देख अच्छा लग रहा रख लियो नहीं तो वापस कर दियो। अब उसने रख तो लिया लेकिन बेकार हो गया, वो मामला बेकार हो गया, वो वापस वहां से आ गया। चलो भाई, तो इसका मतलब हमने उसको पहले सेल मान लिया होगा, तो मैंने सेल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। मैंने उसको डेटर मान लिया होगा तो मुझे डेटर में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। तो तीन इफेक्ट बनते हैं इस एंट्री के, और तीन इफेक्ट बनते हैं इस एंट्री के, दोनों में से एक एंट्री पक्का पेपर में आ सकती है अगर एक टीचर अच्छी है तुम्हारी पेपर सेटर। ठीक है, अगर टीचर बहुत अच्छी है, पढ़ाने में अच्छा पढ़ाती है, तो पक्का वो दो एंट्री देगी देगी। और अगर नहीं दे रही है तो कर बेटा भाई, स्कूल वाले मैनेजमेंट को देखना चाहिए। तो ठीक है, तो 2,000 रुपए हमने कस्टमर को दिए थे, तो 2,000 रुपए के सामान दिए तो क्लोजेस तो कम होगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, डायरेक्टर मैंने 2,500, मैंने 2,000 का सामान मैंने 2,500 का बेचा था, 2,500 का बेचा था तो मैंने सेल माइनस कर सेल कंसीडर कर लिया होगा उसको, सेल कंसीडर कर लिया होगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैंने उसको डेटर कंसीडर कर लिया होगा तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले भी पढ़ा चुका हूँ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल। ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था बच्चा, क्या पढ़ाया था, कि अगर ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो और आपको ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल जाना हो, तो 1/2 वाला क्या बनेगा, 1/3, 1/3 वाला क्या बनेगा, 1/4, 1/4 वाला क्या बनेगा, 1/5, 2/4 वाला क्या बनेगा, 2/6। क्योंकि न्यू डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को प्लस करना होता है और न्यूमिनेटर को सेम रखना होता है। तो 2/4 का क्या बना, 2/6, 2/5 का क्या बना, 2/7। कोई मुझे बता सकता है, अगर लिखा होता ग्रोस लॉस, वैसे तुम्हारे में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर टीचर भयानक निकली तो, ग्रोस लॉस ऑन कॉस्ट इज 1/3, तो बताओ ग्रोस लॉस ऑन सेल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वैसे तो मुझे प्लस करना चाहिए था, कॉस्ट से सेल में जाने के लिए क्या करना चाहिए था, प्लस, लेकिन यहां मैं क्या कर दूंगा, माइनस, बिकॉज इट इज ग्रोस लॉस नॉट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। तो याद कर लेना। ये आते हैं सिंगल एंट्री के कुछ फॉर्मेट। डेटर अकाउंट, ये आपको टी शेप अकाउंट में भी काम करेगा, टी शेप अकाउंट में। तो सुनो, डेटर अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, ये आपको लेजर में भी काम करेगा, इट इज एन एसेट अकाउंट। ऑल द एसेट आर डेबिटेड तो वो बढ़ती है, और जब डेटर कम होंगे तो वो घटेगी। मतलब अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट घट रही है तो क्रेडिट होती है। एसेट बढ़ती है मतलब बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर बढ़ेगा घटेगा, अगर आप उधार पे सामान बेचोगे क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर बढ़ेगा घटेगा, अरे भाई बढ़ेगा ना। अगर आप डिसऑनर्ड हो जाएगा बीआर तो भी बढ़ेगा। कैश कैश मिल गया डेटर से तो ऑफकोर्स घटेगा। बैड डेट हो गया मतलब पैसे दे ही नहीं रहा तो भी डेटर घटेगा। डिस्काउंट दे दी डेटर को तो भी डेटर घटेगा। उसने मुझे सामान वापस कर दिया, सेल रिटर्न कर तो भी पैसा घटेगा। और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया तो भी पैसा घटेगा। और बीआर एक्सेप्ट किया तो भी डेटर हमारे कम हो जाएंगे। पैसे आएगा बीआर अकाउंट, तो डेटर आपका यहाँ आएगा, डेटर अगर डिसऑनर्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट इज एन लाइबिलिटी अकाउंट, इट इज एन लाइबिलिटी अकाउंट। तो शुरू कहां से होता होगा, बाय से, खत्म कहां होता होगा, टू पे। दोबारा बताता हूं, कोई भी एसेट अकाउंट होता है, ट्वेल्थ में बहुत काम आएगा, कोई भी एसेट अकाउंट होता है तो शुरू कहां से किया जाता है, टू से, खत्म कहां किया जाता है, बाय में। लेकिन अगर वही अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट बन जाता है तो शुरू कहां किया जाता है, बाय से, खत्म कहां किया जाता है, टू पे। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, जब भी लाइबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट साइड। लेकिन डेटर अकाउंट में उल्टा था, कोई भी एसेट अकाउंट में डेबिट में प्लस होता है, क्रेडिट में माइनस होता है। लेकिन वही लाइबिलिटी में इसका उल्टा हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्रेडिट साइड में माइनस होता है यहाँ पे। क्रेडिटर, अगर आप उधार पे सामान खरीदोगे तो बढ़ेंगे ऑफकोर्स, बिल पेबल डिसऑनर्ड होगा तो भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उनसे पैसे वापस कर दोगे, पैसे दे दोगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, पर्चे रिटर्न कर दोगे तो भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव करोगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। ठीक है। वैसे इसका बीपी बन जाएगा। अगला कुछ एंट्री जो हमने मान नहीं लिखी थी, एडजस्टमेंट में लिखी हुई, ड्राइंग ऑफ द गुड बाय प्रोपराइटर। प्रोपराइटर अगर सामान लेके जाता है, हमारे गुड्स लेके जाता है, तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। फ्री सैंपल लेके जाएगा तो भी परचेज में से माइनस कर देंगे और टू फ्री सैंपल लिख देंगे बैलेंस शीट में। बात खत्म, इतना ही बस है आप लोगों के फॉर्मूले, फॉर्मेट्स, दैट्स इट फॉर क्लास 11th। ओके बच्चा, पढ़ लेना इसको अच्छे से, 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा।